गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 12वीं का भूगोल विषय का अध्याय 3 का लेक्चर 2 करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो जनसंख्या संगठन है वो लेसन शुरू किया था। उस लेसन में हमने लिंग अनुपात के बारे में विस्तार पूर्वक कर लिया था कि लिंग अनुपात क्या है। आज हम करेंगे आयु संरचना और इसके बाद हम करेंगे आयु लिंग पिरामिड। आयु संरचना जब वो क्या होती है इसको विस्तार से जान लीजिए। एज स्ट्रक्चर भी इसको कहा जाता है आयु संरचना को। पहले तो इसका अर्थ आपको पता होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है। आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है, यानी कि अलग अलग आयु वर्ग जो होते हैं उसमें लोगों की संख्या कितनी है उसका प्रदर्शन कौन करता है, आयु संरचना करती है। जनसंख्या संगठन का ये एक महत्वपूर्ण सूचक है, यानी कि इसका काफी ज्यादा महत्व है किसमें, जनसंख्या संगठन में। तो आपने देखा होगा कि एक देश में जो एज होते हैं, एज ग्रुप होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर विशेष से देखें तो 3 एज ग्रुप हम देखते हैं। एक बच्चों का होता है, एक युवा वर्ग होता है और एक वृद्ध का वर्ग होता है। तो उसका काफी महत्व किसी देश के लिए होता है। तो उसी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आयु संरचना, एज स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इसके महत्व की बात करते हैं। तो आप देखिए कि इससे देश की जनसंख्या की जन्म दर, उत्पादकता, मानव शक्ति और आश्रित जनसंख्या व कार्यशील जनसंख्या के अनुपात का पता चलता है। आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 2 का ये सेकंड पार्ट है। क्या क्या पता चलता है इससे किसी देश की जन्म दर का भी, जन्म दर ऊंची है कि कम है कि मध्यम है। उत्पादकता, अगर युवा वर्ग ज्यादा है तो उत्पादकता भी ज्यादा होगी, तो उत्पादकता भी का भी पता लग जाता है। मानव शक्ति का भी पता लग जाता है। और आश्रित और कार्यशील जनसंख्या, अब जो दूसरों पर डिपेंड जो लोग होते हैं जैसे कि बच्चे और वृद्ध, उनको क्या कहेंगे, आश्रित जनसंख्या। और जो कमाने वाला जो वर्ग है युवा वर्ग, उसको क्या कहेंगे, कार्यशील जनसंख्या। तो इन सब के अनुपात का पता किससे चलता है, हमें आयु संरचना। तो आयु संरचना से इसका पता चलता है। इसको इसका क्या कह सकते हैं, इसका महत्व है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा। इसके बाद बात करते हैं कि देशों की जनसंख्या के 3 प्रमुख आयु वर्ग कौन से हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि 3 प्रमुख आयु वर्ग। अब देखिए उसमें एज कितनी कितनी है। सबसे पहला जो वर्ग आता है वो होता है बाल अथवा तरुण आयु वर्ग, यानी कि बच्चों का जो वर्ग उसको बाल अथवा तरुण आयु वर्ग कहा जाता है। और इनकी जो एज होती है वो 15 वर्ष से कम के एज के जो होते हैं बच्चे, वो इस वर्ग के अंदर आते हैं। इस आयु वर्ग में 15 वर्ष से कम आयु के वर्ग के बच्चों को शामिल किया जाता है। और इस वर्ग को अनुत्पादक होने के कारण आश्रित वर्ग कहते हैं। उत्पादन तो नहीं करते ये अपने वस्त्र के लिए, भोजन के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए किसके ऊपर निर्भर, अपने पेरेंट्स पर, अपने माता पिता पर निर्भर है। तो इनके ऊपर खर्च होता है। तो ये अनुत्पादक है, कोई भी उत्पादन नहीं करते हैं, सिर्फ ये खर्च करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, आश्रित वर्ग कहते हैं। डिपेंड वर्ग जो है ये इसको कहते हैं। दूसरा जो आता है वो आता है प्रौढ़ आयु वर्ग का, जिसकी एज है 15 से 59 वर्ग, यानी कि 15 के बाद का जो आयु वर्ग उसको माना जाता है कि वो कमाने वाला वर्ग, वो कमा सकते हैं अच्छे प्रकार से। तो यह आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का होता है। क्या कहते हैं इसको, अब नाम जो है वो आप ध्यान से देखते हो चलो, जो भी अंडरलाइन मैंने कर रखे हैं आपके छोटे प्रश्न बनेंगे। इसी वर्ग को क्या कहते हैं, कार्यशील जनसंख्या, जो काम करती है। विकसित देशों में इस आयु वर्ग की जनसंख्या लगभग 68%, जबकि विकासशील देशों में 65% है। विकसित देशों में कितने ये लोग, कमाने वाले लोग 68%, जबकि विकासशील देशों में 65% है। यह आयु वर्ग आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक व प्रजननशील है। अब जैसे बच्चे जो होते हैं वो भी इस आयु वर्ग में होते हैं, तो प्रजननशील भी है और उत्पादक भी, यानी कि सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन जो करते हैं, उत्पादन जो करते हैं किसी देश के लिए, जो कमाते हैं वो भी कौन करते हैं, यही करते हैं। तो आर्थिक दृष्टि से भी ये जो वर्ग है वो क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो तीसरा वर्ग आता है वो भी एक डिपेंड वर्ग है, आश्रित वर्ग है। तो वो कौन सा है, वृद्ध आयु वर्ग का, 60 से अधिक जिनकी आयु होती है। इस आयु वर्ग में 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को शामिल किया जाता है। यह आयु वर्ग भी आश्रित वर्ग है। जनसंख्या अधिक होने पर वृद्धों की देखभाल, स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च की आवश्यकता होती है। अब जो ये जो ग्रुप होता है 60 से अधिक वाला, तो इस एज ग्रुप के लोग क्या होते हैं, थोड़ा सा वो मतलब वृद्ध अवस्था में आने के कारण बीमारियां हैं जैसे वो भी ज्यादा उनके अंदर आ जाती हैं। उनकी देखभाल करने के लिए भी जरूरत होती है लोगों की, या खर्च जो उनके ऊपर होता है वो ज्यादा होता है। तो ये सब जो है, इन सब कारणों के कारण ये भी क्या है, एक आश्रित वर्ग है। इसके बाद सेकंड जो आज का टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा आयु लिंग पिरामिड किसे कहते हैं।
जो एज और जो सेक्स जो पिरामिड है वो क्या है। अब पिछले एक टॉपिक में हमने करा आयु के बारे में, उससे पहले का जो हमारा पिछला जो लेक्चर था उसमें करा था लिंग के बारे में। अब दोनों को हम जोड़ के पढ़ेंगे, एज और जो सेक्स है उन दोनों के जोड़कर जो स्ट्रक्चर जो बनता है उसको पिरामिड जैसा उसका आकार बनता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आयु लिंग पिरामिड इसको कहते हैं। अर्थ, जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से है तथा जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। यानी कि इसमें हम किसी देश की स्त्री और पुरुषों की संख्या और अलग अलग आयु वर्ग में उनकी संख्या को प्रदर्शित करते, दो चीजों को हम लेके चलेंगे यहाँ पे। इस पिरामिड में प्रत्येक आयु वर्ग में बायां भाग पुरुषों का होता है, यानी कि इस तरफ आप देखेंगे पिरामिड में तो पुरुषों का और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो महिलाओं का जैसे होता है। और जनसंख्या पिरामिड की मुख्यतः 3 आकृतियां प्रमुख है। इसकी जो 3 आकृतियां विशेषता वो विश्व के देशों में ज्यादा देखने को मिलती हैं, तो वो आकृतियों के बारे में विस्तार से करेंगे। आपका एक बड़ा प्रश्न जैसे ये आता है बोर्ड एग्जाम में, सबसे पहली जो आकृति बनती है वो विस्तारित होती है जनसंख्या, इसको नाम दिया जाता है क्योंकि इसमें पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही तेजी से बढ़ती है। तो अब बात करते हैं किस प्रकार का पिरामिड कहाँ मिलता है और ये किस प्रकार की इसकी शेप होती है। विस्तारित होती, विस्तारित का अर्थ क्या होता है, फैलती या बढ़ती हुई जनसंख्या। तो बढ़ रही है जनसंख्या तो आपको आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि जन्म दर तो क्या होगी इसमें ज्यादा होगी तभी तो जनसंख्या बढ़ेगी। तो अल्प विकसित देशों में आयु लिंग पिरामिड का आकार आधार जो है वो बेस क्या होता है, चौड़ा। जैसे मैंने यहाँ पे एक फोटोग्राफ बनाई है, डायग्राम जो बना है उसमें आप देख सकते हैं कि आधार क्या है इसका, चौड़ा है और शीर्ष तेजी से पतला होता जाता है ऊपर की ओर। यहाँ पर तो सिर्फ मैंने आपको 44 ईयर तक के दिखाए और ऊपर जब जाएंगे तो शीर्ष इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल पतला होता जैसे चला जाएगा। और यह मुख्यतः नाइजीरिया में मिलता है। नाइजीरिया हम पहले भी ऑलरेडी कर चुके हैं, लेसन जो सेकंड मैंने आपको करवाया था उसमें नाइजीरिया एक अफ्रीका का कंट्री है जो अफ्रीका में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। तो नाइजीरिया का जो आयु लिंग पिरामिड है वो इसी प्रकार का है। यह त्रिभुजाकार पिरामिड में ये जो आकार इसका अगर हम देखें पूरा आकार जब आप देखोगे तो नीचे से तो चौड़ा और ऊपर से पतला, तो किसकी आकृति बन जाएगी, एक त्रिभुज जैसा ये हमें दिखाई देता है, त्रिभुज की आकृति का दिखाई देता है। ये क्या ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें उच्च जन्म दर के कारण इसका जो आधार है वो क्या था, चौड़ा। इसके अलावा अगर बांग्लादेश और मेक्सिको, बांग्लादेश जैसे हमारा पड़ोसी देश और मेक्सिको उत्तरी अमेरिका का एक देश, तो इनका पिरामिड भी बनाए तो वो इसी प्रकार का दिखेगा। इनकी जिन देशों में जन्म दर ज्यादा होगी उन देशों में और मृत्यु दर भी ज्यादा है उन देशों में एज का जो एज और जो लिंग का जो पिरामिड है वो इसी प्रकार का बनेगा। दूसरा जो पिरामिड बनता है वो बनता है स्थिर जनसंख्या का, इनकी स्टेबल जो पॉपुलेशन उन देशों का पिरामिड कैसा बनेगा वो देखें। स्थिर जनसंख्या को प्रदर्शित करने वाला पिरामिड घंटी के आकार का होता है। घंटी जैसे आपने देखी होगी इस प्रकार से, जैसे घंटी के अगर मैं नॉर्मली शेप बनाऊं तो वो इस प्रकार से जैसे होती है, इस प्रकार से घंटी की शेप आपने देखी होगी इसी प्रकार की होती है। तो ये थोड़ा थोड़ा कैसा लगता है, घंटी के आकार का ये लगता है। ऊपर से जैसे कम है चौड़ा, बीच में थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा और नीचे से फिर से ये कम चौड़ा है। तो इसमें जो शीर्ष की ओर जो है वो सुंडाकार होता जाता है। कैसा होता जाता है, सुंडाकार होता है, सूंड जैसे सूंड होती है हाथी की वैसे होता ही चला जाता है। ऑस्ट्रेलिया का जो आयु लिंग पिरामिड है वो इसी प्रकार का है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उसका पिरामिड कैसा है, स्थिर जनसंख्या पिरामिड है, सुंडाकार पिरामिड है। इसमें जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान दर्शाई गई, जन्म दर भी कम मृत्यु दर भी कम यानी कि लगभग समान है, स्थिर है। तो जिसके कारण जनसंख्या भी क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। तीसरा जो पिरामिड बनता है वो ह्रासमान जनसंख्या का बनता है। ह्रासमान का अर्थ क्या होता है कि जनसंख्या कम हो रही है बढ़ने की बजाय। तो इसमें देखें जापान का जो पिरामिड देखा गया उसका जो संकीर्ण आधार और सुंडाकार शीर्ष निम्न जन्म दर और मृत्यु दरों को दर्शाता है। यानी कि इसका जो आधार है वो तो बिल्कुल ही संकीर्ण है, इससे भी संकीर्ण जैसे मैंने आपको दिखाया, इससे भी पतला आधार उसका मिलेगा और शीर्ष है वो इसी की तरह जैसे सुंडाकार मिलता है। और इसमें जन्म और मृत्यु दरों को दर्शाया, निम्न जन्म दर और मृत्यु दर को दर्शाया जाता है। और इन देशों में जनसंख्या वृद्धि शून्य अथवा ऋणात्मक होती है। अगर हम देखें यूरोपियन कंट्री का जिनकी वृद्धि ऋणात्मक नोट की गई है तो उन देशों का पिरामिड अगर हम बनाएं तो वो इसी प्रकार का बनेगा। अब देखें आप इसका जो पिरामिड है वो किस प्रकार का बनेगा, वो इस प्रकार से बनेगा। नीचे से पतला है, शीर्ष क्या है, आधार क्या है संकीर्ण और शीर्ष क्या है सुंडाकार है, जिसे पिछले पिरामिड में मैंने आपको बताया। तो इसमें इस तरफ तो हम किसको दिखाते हैं, पुरुषों को दिखाते हैं,
बायां तरफ, और दायां तरफ किसको दिखाते हैं, स्त्रियों को दिखाते हैं। और ये जो है ये क्या है, एज है, 0 से 4 वर्ष, 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष। तो इसमें हमने एज को भी दिखाया, एज वर्ग जो आयु वर्ग उनको भी दिखाया, और जो लिंग अनुपात जो था पुरुष और महिलाएं कितनी कितनी है उसको भी हम दिखा सकते हैं। 2 चीजों को हम इसके अंदर दिखाते हैं। इसी के साथ आपका जो होमवर्क रहेगा वो क्या रहेगा, आयु संरचना किसे कहते हैं। पहला जो प्रश्न आपका बनेगा वो बनेगा आयु संरचना किसे कहते हैं। दूसरा, आयु संरचना का क्या महत्व है, हम क्यों इसका प्रयोग करते हैं। आज आपने जो भी पीछे करा उसमें मैंने सब में अंडरलाइन कर रखा और क्वेश्चन का संख्या भी लिख रखी अगर आप ध्यान से देखें तो। तीसरा, आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक वर्ग कौन सा है, कौन सा वर्ग ज्यादा कमाता है, तो मैंने आपको अभी बताया जैसे कि जो युवा वर्ग है वो। कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग कौन सा, तो ये देखेंगे तो इसका आंसर भी सेम रहेगा। आश्रित जनसंख्या वर्ग कौन सा है, तो इसमें मैंने आपको 2 बताए हैं। किसी देश की जनसंख्या में जन्म दर और मृत्यु दर समान होने पर आयु लिंग पिरामिड का आकार कैसा होगा। अब आप तीनों पिरामिड को अच्छे प्रकार से ध्यान पूर्वक पढ़े, क्योंकि इनमें से आपके छोटे प्रश्न मोस्ट ऑफ टाइम पेपर में आते हैं। तो ऐसा कौन सा पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों समान है, तो आप देखें मैंने लिख रखा है पीछे, आप देख सकते हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 7, किसी देश की जनसंख्या में उच्च जन्म दर होने पर आयु लिंग पिरामिड का आकार कैसा होता है। जन्म दर क्या बताया अभी मैंने, उच्च, यानी कि बेस कैसा होगा, चौड़ा होगा। तो आपको बताना कि वो कौन सा पिरामिड, उसका आकार कैसा होगा। किसी देश की जनसंख्या के आयु लिंग पिरामिड का आधार संकीर्ण है, बेस क्या है, संकीर्ण है। तो उस जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी होगी, तो आपको बतानी है वृद्धि दर। जैसे जापान की अभी बताई मैंने आपको कितनी है, वो आप देखिए ध्यान से, कौन की 3rd पिरामिड में मैंने आपको क्या बताया। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का जनसंख्या पिरामिड किस प्रकार का है, तो ये भी हम कर चुके हैं। जापान का जनसंख्या पिरामिड किस प्रकार का है, ये तो रहेंगे 10 आपके छोटे प्रश्न, जो छोटे प्रश्न आपके 1 या 2 नंबर में जो आते हैं। अब बात करते हैं आपके बड़े प्रश्न की। आयु लिंग पिरामिड की 3 भिन्न भिन्न आकृतियां जनसंख्या की किन 3 भिन्न स्थितियों को अवगत कराती है। यानी कि आपको तीनों जो पिरामिड मैंने आपको करवाए, ये पूरा प्रश्न आपको यहाँ पे उसका उत्तर आपको यहाँ पे लिखना है। ये आपका होमवर्क रहेगा फेयर नोटबुक का, और इसके साथ ही आप चैप्टर को भी ध्यान से पढ़े ताकि आप इसको और अच्छे से समझ पाए। थैंक यू।